गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 की आज की क्लास में मैं त्रिशा भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान GGIC कटरा, आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे भौतिक विज्ञान में भाग 2 में आता है। भाग 1 के हम 3 पार्ट पूरे कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जितना भी असाइनमेंट था मैंने आप लोगों को ग्रुप में ऑलरेडी दे दिया है। आज हम भाग 2 शुरू करेंगे। इसका सबसे पहला पार्ट है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मतलब इंग्लिश में से कहते हैं इलास्टिसिटी। इंग्लिश में से क्या कहते हैं बच्चों? इलास्टिसिटी। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको लेके दिखाती हूँ। देखिए, हम प्रत्यास्थता शुरू करने से पहले 2-3 टर्म्स जानेंगे। एक्चुअली आज हमारे इंट्रोडक्टरी क्लास परिचय देंगे हम पाठ का, तो कुछ टर्म्स जो हम इस पाठ में बार बार यूज़ करेंगे उन्हीं टर्म्स के बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी और बुक्स का नियम भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं की। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन से होते हैं? जो वस्तुएं बाह्य विरूपणकारी बल हटा लेने पर पूर्ण स्वरूप में अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं, उन्हें हम पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए, एक रबर बैंड है। इस रबर बैंड का जो आप कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्था है ये है। अब अगर मैं इस रबर बैंड को खींचूं तो मैंने इस पर क्या लगाया? बाह्य, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। बाह्य मेरे हाथों द्वारा लगाया गया है। बाह्य विरूपणकारी जो इसको चेंज कर रहा है, ठीक है, विरूप कर रहा है, इसके रूप को बदल रहा है, विरूपणकारी बल लगा लिया, ठीक, ये इसका रूप बदल गया। अब अगर मैं इस विरूपणकारी बल को हटा लूँ तो ये पूर्ण अपने प्रारंभिक अवस्था में आ गया। ये बात समझ में आई? ऐसे ही दूसरे होते हैं वस्तु जो आपके प्रत्यास्थ वस्तु नहीं होते, वो होते हैं पूर्णतया प्लास्टिक वस्तु। पूर्णतया प्लास्टिक वस्तु जैसे कि कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे जो वस्तुएं बाह्य विरूपणकारी बल को हटा लेने पर अपने पूर्व अवस्था में लौट के नहीं आती, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पूर्णतः प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। जो भी इलास्टिक नहीं होंगी वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगी? वो सब प्लास्टिक की कैटेगरी में आएंगी। जैसे मोम है, अगर आपने मोम को दबा के बदल दिया उसका आकार तो वो उसी में रह जाएगा बल हटाने के बाद भी। फिर आपके और क्या हो सकता है? गीली मिट्टी। गीली मिट्टी को आपने ऐसे करके दबाया, दबाने के बाद हाथ को हटाया तो उसी शेप में चली आएंगी। तो जो भी वस्तुएँ आपकी प्रत्यास्थ नहीं होती वो प्लास्टिक वस्तुओं में गिनी जाती है। अब जो टर्म हमने कौन से 2 टर्म पहले पढ़े? एक पढ़ा पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कौन से होते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा पूर्णतया प्लास्टिक वस्तु। इनके बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है प्रतिबल। प्रतिबल बेटा क्या होता है? जब किसी पिंड पर कोई बाह्य विरूपणकारी बल लगाया जाता है तो उसमें एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है जो कि उस पे आरोपित बल के बराबर तो होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है। ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। इसी उदाहरण में आप देखिए, अगर मैं रबर बैंड को खींच रही हूँ, इसको बड़ा मतलब इस पर मैंने प्रत्यानयन बल लगाया तो आपको फील होगा कि आपके हाथों में एक बल लग रहा है जो आपको इसे खींचने से मना कर रहा है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक बल लग रही है जिसको हम कहेंगे प्रत्यानयन बल। मतलब हमने बाह्य विरूपणकारी बल लगाया तो इसमें एक अपने आप एक फोर्स, एक बल जनरेट हो जाएगी जो हमारे प्रत्यानयन बल, जो हमारा विरूपणकारी बल है उसके अगेंस्ट काम करेगी। तो ये कौन सा होगा बल हमारा? ये एक प्रत्यानयन बल होगा, इलास्टिक होगा, इसीलिए ये इसको वापस अपने शेप में लाने की कोशिश कर रहा है। तो वस्तु के अनुप्रस्थ काट
कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल को हम क्या कहते हैं? हम प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, माना कि वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? a। तो वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं a है और उस पे आरोपित बल F है। कितना है? F है। तो प्रतिबल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं, प्रतिबल क्या होगा मेरा? बल बटे क्षेत्रफल F/A। अब इसका सबसे पहले हम विमा निकालें। मैंने आपको जब प्रथम पाठ पढ़ा रही थी, जब विमा पढ़ा रही थी, आपको विमीय विश्लेषण करा रही थी, तभी मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम दूसरे पाठ करते जाएंगे, उनमें आने वाले जितने भी सूत्र होंगे सबका हम विमा और मात्रक निकालते चलेंगे। इसीलिए एक साथ आपको अगर लग रहा है कि बहुत सारी विमाएँ याद करें, तो ऐसा नहीं है। आप ये एक तरह से आपके हैबिट में आ जाएगा कि आप जैसे ही कोई सूत्र आप लिखोगे, उससे रिलेटेड उसका मात्रक और विमा तुरंत ही निकालोगे। इसीलिए टोटल में काफ़ी सारा दिखता है। उसके जो चार्ट बना हुआ है, ये भी आपने देखा होगा पाठ में, काफ़ी सारे उसमें विमीय विश्लेषण में काफ़ी सारे विमाएँ दी हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं एक साथ सब याद करना है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे, उसी हिसाब से पाठ के हिसाब से देखिए इस तरह से फॉर्मूले आते चले जाएंगे, सूत्र आएंगे और सूत्र के साथ साथ आपको विमा और मात्रक निकालने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोर्स धीरे धीरे उसके साथ ही आगे बढ़ते चलेंगे। तो विमा कितनी होगी? देखिए फोर्स की कितनी थी, याद करिए, कुछ ही दिनों पहले हमने पढ़ा है, LT-2। याद आया? क्योंकि F क्या होता है? F होता है M×A। ठीक है, M का कितना होता है? ये M हो गया। और A को कितने शो करते हैं? LT-2। याद आया? LT-2 तो MLT-2 हो गया, बटे ये हो गया L², क्षेत्रफल का L², क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई हो या लंबाई गुना लंबाई हो, उस हिसाब से L²। अब इससे एक कटा, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो ये हो गया L तो रहा नहीं, कट गया है, M-2/L⁴ जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ML-1T-2। अब अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो मात्रक क्या होगा? देखिए, इसको नापते हैं न्यूटन से और इसको नापते हैं मीटर स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा Nm/2। ये इसका मात्रक आएगा। तो ये आपका हो गया है क्या? प्रतिबल डिफाइन। अब जो दूसरा टर्म हम डिफाइन करेंगे वो है विकृति। विकृति क्या है? आपने किसी वस्तु पे बल लगाया, ठीक है, तो उसके आकार या आकृति में बदलाव आएगा। तो वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका लेंथ कितना था? L है, अब मैंने खींचा तो लेंथ में चेंज आया, यही विकृति होती है। इसको करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी रबर बैंड की लेंथ कितनी थी? L। जब मैंने इस पे बल लगाया तो वो कितनी हो गई? वो इतनी बड़ी हो गई, खिंच गई, आपने भी देखा। तो ये जो लंबाई है ये डेल्टा L है। तो अब टोटल लेंथ मेरी कितनी हो गई? L + डेल्टा L। तो ये इसमें विकृति है। तो विकृति क्या होती है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो अगर मुझे विकृति निकालना हो, ये क्या होगी? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। परिवर्तन कैसे? देखिए, पहले लेंथ कितनी थी? L और फाइनल लेंथ कितनी थी प्रारंभिक में? प्रारंभिक कितनी थी? L।
और आपकी अंतिम कितनी हो गई खींचने के बाद, L प्लस डेल्टा L। तो परिवर्तन कितना हुआ, ठीक है, ये हम कह सकते हैं लंबाई प्रारंभिक कितनी थी भाई, L थी, फिर लंबाई अंतिम कितनी हुई, L प्लस डेल्टा हो गई। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा L। तो ये क्या होगा, डेल्टा L बटे प्रारंभिक लंबाई, वो तो L ही थी ये। अब इसका अगर मैं कहूँ मात्रक और विमा, तो देखिए ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ, अगर मैं विमा निकालना चाहूँ तो L बटे L, कोई भी विमा नहीं है, कट जा रहा है, विमा नहीं है, विमा नहीं है तो इसका मात्रक भी कोई नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या आया, ये विकृति है। अब ये तो हमने जो लिया था ये लंबाई में है। इसी प्रकार अगर मैं किसी चीज़ पे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये स्पॉन्ज है, अगर मैं स्पॉन्ज में इस तरह से प्रेशर लगाती हूँ, मतलब दाब लगाती हूँ, तो ये दबता है। तो माना कि मैंने किसी वस्तु पे दाब लगाया, कितना, पहले था दाब P, तो प्रारंभिक दाब कितना था, प्रारंभिक दाब मान लीजिए P था, और फिर मैंने जो दाब लगाया, ठीक है, तो आपने उस पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स दाब लगाया, तो अब जो दाब है वो कितना है, आपने स्मॉल p उस पर दाब लगाया, तो अंतिम दाब आपका कितना हो गया, P प्लस P। तो आप ये एक चीज़ ध्यान से देखिए कि अगर मैं किसी भी इस तरह के स्पॉन्ज पे ऐसे करके दाब लगाती हूँ तो इसका आयतन कम होता है। तो जब मेरा दाब P था तो प्रारंभिक आयतन कितना था, V। जब मेरा अंतिम दाब P हो गया, मतलब मैंने प्रेशर को स्मॉल p से बढ़ा दिया, तब मेरा आयतन कितना होगा, V माइनस डेल्टा V, क्योंकि वॉल्यूम अब कम हो जाएगा दाब लगाने से। ठीक, तो सूत्र में यही रहेगा, लंबाई में परिवर्तन की जगह हम क्या लिखेंगे, आयतन में परिवर्तन। तो विकृति तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए प्रारंभ हम आयतन में परिवर्तन निकालें, V माइनस डेल्टा V प्लस माइनस V, ये हो जाएगा V माइनस डेल्टा V माइनस V, ये कटा आया आपका माइनस डेल्टा V, और प्रारंभिक आयतन V है। तो विकृति कितनी हो जाएगी मेरी विकृति हो जाएगी माइनस डेल्टा V बटे V। इसमें भी आप देख रहे हो कि कोई भी विमा नहीं होगी, और इसमें किसी भी प्रकार का जब विमा नहीं है तो मात्रक भी इसमें नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो इसमें पहला नियम पढ़ते हैं इस पाठ में, वो है हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहता है, लघु विकृतियों की सीमा में, मतलब जब हम अभी आपको आगे बताएंगे कि सीमा क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि रबर बैंड को अगर मैं बहुत ज़्यादा खींचूंगी तो वो टूट जाता है, या आप जो हेयर में बैंड लगाते हो उसको भी अगर आप ज़्यादा खींचने लगते हो तो उसका साइज़ अपने आप बढ़ जाता है, तो तब वो उसमें वो इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं रहती, ख़राब हो जाता है ना। जैसे अगर हम लोग किसी प्रकार का, छोटे बच्चे अगर आपके पैंट पहन रहे हैं उसमें इलास्टिक लगाए तो एक समय बाद इलास्टिक को यूज़ करते करते वो क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब वो साइज़ में नहीं आता। तो इसी को हम कहते हैं प्रस्थता की सीमा। अभी और डिफाइन करेंगे, लेकिन आप हुक के नियम के लिए इसको पढ़िए कि लघु विकृतियों, छोटे आप चेंजेस कर रहे हो तभी तो वापस आ जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा करोगे, ज़्यादा करोगे तो परमानेंट चेंजेस आएंगे। तो लघु विकृतियों की सीमा में किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल जो होता है वो समानुपाती होता है विकृति के। तो हुक का नियम क्या कहता है, प्रतिबल जो है वो समानुपाती होता है विकृति के। ठीक है, तो अब मैं इस पे वैल्यू डालूँ, प्रतिबल हो गया आपका E प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, या फिर मैं इस पे
जो है इसको उस पर लेके चलूँ, क्योंकि आगे इसी को प्रतिबल। जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियंतांक लगता है। तो नियंतांक को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो नियंतांक मेरा क्या होगा? प्रतिबल बटे विकृति। इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं या प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो ये जो नियंतांक है ये मेरा क्या निकल कर आता है? ई। तो ई को क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यास्थता गुणांक। अब एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देना चाहती हूँ। आप ई की विमा और मात्रक निकालिए और मुझे बताइए। आप कमेंट बॉक्स में भी इसको लिख सकते हैं, और आप जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं वो ग्रुप में भी लिख के बता सकते हैं। इसकी विमा और मात्रक बताइए। कल मैं आप लोगों से पूछूंगी और इसका जवाब भी दूंगी, तब आप देखिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका आपको विमा और मात्रक निकालना होगा। तो हुक का नियम क्या कहता है कि अगर मैंने लघु विकृतियों की सीमा में वस्तु पर अगर मैं प्रतिबल लगाती हूँ तो वो प्रतिबल जो है वो विकृति के समानुपाती, जितना मैं उसमें बल प्रतिबल लगाऊंगी उतनी ही उसमें विकृति आएगी। तो प्रतिबल जो है अगर मैं इसका साइन मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगी तो वहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। नियंतांक आएगा, आपको पता है जब ये साइन हटता है नियंतांक आता है, विकृति के बराबर हो गया। अब नियंतांक को मैंने इधर रखा, इसको लेके इधर चली आई, तो नियंतांक कितना हो गया? प्रतिबल बटे विकृति। तो ई मेरा क्या हो गया? ये जो ये नियंतांक है इसको ई कहते हैं। ई का नाम है प्रत्यास्थता गुणांक। तो यही हुक का नियम है। अब मैं एक टर्म आपको बता रही थी, वो है प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा क्या है कि विरूपित अवस्था में किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल का वो अधिकतम मान जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान है। जैसे प्रतिबल का मैक्सिमम अगर मैं और इसको खींचूंगी, देखिए कितना है, इतना प्रतिबल ये ले पा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर मैं इसको खींचूंगी तो ये टूट जाएगा। तो टूटने से पहले तक का, ठीक है, जो बल इसने अपने जो बल जिस बल पे कि ये अभी भी प्रत्यास्थता का गुण दिखा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? ये देखिए ज़्यादा बल लगा तो ये टूट गया। तो ये जिस सीमा तक आपने देखा कि ये इस तरह से बल लग रहा था, जिस सीमा तक वो इस बल को अपने गुण को विद्यमान रख पाया, प्रत्यस्थ रह पाया, उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थता की सीमा। आज इस चैप्टर का यहाँ मैंने आपको परिचय दिया। इससे रिलेटेड असाइनमेंट मैं ग्रुप में आप लोगों को पोस्ट करूँगी। आपको कोई भी समस्या हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।